हेलो स्टूडेंट्स। लोक प्रशासन की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है नवीन लोक प्रबंध। नवीन लोक प्रबंध, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ नया। नया क्या और क्यों? नया इसलिए क्योंकि जो पारंपरिक लोक प्रशासन क्रियाशील था देश और दुनिया भर में, उसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं विकसित हो गई थी। और उन विशेषताओं के कारण प्रगति उन्मुख परिवर्तन नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं नौकरशाही प्रवृत्ति के विकास के कारण विकास कार्यों में बाधा पहुंच रही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकारी सेवा से होता है, सरकारी कार्यों से होता है। और सरकार का सबसे प्रमुख उद्देश्य, घोषित उद्देश्य लोक कल्याण करना होता है। इसलिए सरकारी कार्यों का प्रशासन यानी लोक प्रशासन एक लोक कल्याणकारी प्रशासन होता है। और विशेष रूप से 20वीं शताब्दी में जब लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा विकसित हुई, तो उस समय तो राज्य प्रशासकीय राज्य बन गया, क्योंकि राज्य के सभी कार्यों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उन लोक प्रशासकों के द्वारा किया जाता है जो कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास करके इस सेवा में भर्ती होते हैं और रिटायरमेंट की उम्र तक इस सेवा में बने रहते हैं। लेकिन लोक प्रशासन के विकास के क्रम में ये देखा गया कि लोक प्रशासन का जो घोषित उद्देश्य था वो उस उद्देश्य से विरत हो रहा है, यानी उस उद्देश्य को अच्छी तरह हासिल करने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो फिर परिवर्तन की आवाज उठी कि लोक प्रशासन की तकनीकों में, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन लाया जाना चाहिए, ताकि ये समय के मुताबिक लोक कल्याण को भी ध्यान में रख सके और अपने आप को भी प्रोग्रेसिव बना सके, समय के अनुकूल बना सके। हम सब ये जानते हैं कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन था वो यथास्थितिवादी था, कार्य कुशलता पर बहुत ज्यादा जोर देता था, नियमों और कानूनों के पालन पर बहुत ज्यादा जोर देता था। हर काम उचित प्रक्रिया के आधार पर हो, पद सोपानीय व्यवस्था के आधार पर हो, इस पर उसका जोर रहता था। लेकिन ऐसा करने से कार्य में विलंब होता था और तब तक जनता की समस्या बहुत बढ़ चुकी होती थी उस प्रक्रिया को फॉलो करने के कारण। तो इस सारी व्यवस्था में परिवर्तन के विषय में सोचा गया और ये परिवर्तन की आवाज विशेष रूप से 1980 के दशक में उठी पूरी दुनिया में। और विशेष रूप से हम सब ये जानते हैं कि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था दो तरह की खास अर्थव्यवस्थाओं में विभाजित हो गई थी, गुटों में विभाजित हो गई थी। ये गुट विचारधारा के आधार पर थे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दो व्यवस्थाएं प्रचलित थी, पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ में अपनाई गई, जिसका उद्देश्य था कि राज्य अपने हाथों में समाज की सारी संपत्ति इकट्ठा कर ले और फिर लोगों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग वो खुद करे। यानी अर्थव्यवस्था पर पूरा पूरा नियंत्रण किसका था? राज्य का था, यानी लोक प्रशासकों का था, नौकरशाही का था। लेकिन हम सब ने ये जाना कि 1990 के दशक तक आते आते समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो नियोजित अर्थव्यवस्था थी,
जिसमें राज्य के द्वारा सारा नियमन किया जाता था, अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता था लोक कल्याण के लिए, वो अर्थव्यवस्था एक तरीके से चरमरा गई, विफल सी हो गई। क्यों विफल हो गई? कि राज्य का कार्य करने वाले जो नौकरशाह थे, जो लोक प्रशासक थे, उन्होंने राज्य की संपत्ति का प्रयोग तो किया, लेकिन उस प्रयोग का कोई सुपरिणाम सामने नहीं आया। यानी जिस लोक कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था का कंट्रोल उनके हाथों में दिया गया था, वो लोक कल्याण पूरा नहीं हो पाया और संपत्तिगत विषमता बढ़ती गई। ये प्रवृत्ति देखी गई लोक प्रशासकों में कि उनके अंदर स्वार्थ हावी हो रहा है और वो कहलाते तो जनता के सेवक हैं, लेकिन वो जनता के स्वामी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनका पूरा पूरा मकसद अपने निजी हितों को साधना रह गया है। स्वार्थ के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी संगठन जब उसमें काम करने वाले कार्मिक अपने स्वार्थों को ज्यादा तरजीह देते हैं, तो संगठन का जो लक्ष्य होता है वो पीछे छूट जाता है। और ऐसा ही कुछ लोक प्रशासन के विभिन्न संगठनों में हुआ। तो पूरी दुनिया में एक आवाज उठी कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन की आवाज का ही एक आगाज था नवीन लोक प्रबंध के रूप में। एक नई धारणा, एक परिवर्तनवादी धारणा जो लोक प्रशासन में आ गई बुराइयों को दूर करके उसे अधिक कार्यकुशल और प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखती है। इस शब्दबंध को, नवीन लोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस शब्द को सबसे पहले क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ा था। हालांकि इसका प्रतिपादन करने वाले बहुत से विचारक हैं, जैसे गार्डन टुलक, जिन्होंने द पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी लिखी, एंटोनी डाउन्स, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी उनकी पुस्तक है, और विलियम नेस्कॉनन, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मौजूदा नौकरशाही की लोक प्रशासन की जमकर आलोचना की कि उसमें क्या क्या बुराइयां आ गई हैं जिसकी वजह से वो विफल हो रही है। वो विफल हो रही है तो सरकार विफल हो रही है, अर्थव्यवस्था विफल हो रही है। हम सब ने ये देखा और अनुभव किया कि कैसे जिन उद्योगों का संचालन सरकार करती थी, जो ऑर्गेनाइजेशन लोक प्रशासकों के द्वारा संचालित थे, वो किस तरीके से विफल हो रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। सरकार पैसा तो बजट के माध्यम से खूब लगा रही है, लेकिन उसका जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए ही ये एक नई विचारधारा डेवलप हुई, जिसको हम नवीन लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रशासन से ज्यादा मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है, प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। प्रबंधन वो कला है, वो गुण है जिसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप ये जानिए कि ये जो नवीन लोक प्रबंध की विचारधारा सामने आई, जो लोक प्रशासन में सुधार का लक्ष्य रखती है, उसे और अधिक प्रभावी बनाना चाहती है, वो वास्तव में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों का परिणाम है। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि लोक प्रशासन को भी निजी प्रशासन की विशेषताओं का अनुसरण करना चाहिए ताकि वो भी प्रभावी बन सके, ऐसा इस विचारधारा के अंतर्गत कहा गया, प्रपोज किया गया, माना गया। आप सभी ये जानते हैं कि निजी उद्योगों का जो प्रबंधन होता है या प्रशासन होता है, वो उसका लक्ष्य लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है? लोक कल्याण करना, जनता की सेवा करना, भले ही वो अलाभ की स्थिति में ही क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन इस सोच का परिणाम ये देखा गया कि
न तो लोक कल्याण हो पाया और न ही आर्थिक रूप से सरकारी खजाने का सदुपयोग हो पाया। लिहाजा अब ये माना जा रहा है इस व्यवस्था के तहत, इस विचारधारा के तहत, कि लोक प्रशासन को भी निजी प्रशासन की तरह उद्यमी बनना चाहिए। उसको भी आर्थिक लाभ पर जोर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रशासन निरंतर घाटे में चल रहा है। और जब लोक प्रशासन घाटे में चलेगा, तो उसका असर, उसका दुष्परिणाम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर आएगा, लोगों पर आएगा। तो अगर सरकारी प्रशासन नहीं कामयाब हो पा रहा है पिछली प्रवृत्ति के अनुरूप, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुरूप, तो क्यों ना उसके द्वारा भी निजी प्रशासन के गुणों को अपनाया जाए। और ऐसा इसलिए इस बात पर ज्यादा बल दिया गया, क्योंकि 1990 के दशक में हमने देखा कि पूरी दुनिया में वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में माना गया। दुनिया की समस्याएं सबकी समस्याएं मानी गईं। पहले राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए अपने ही देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करते थे। लेकिन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ये माना गया कि पूरी दुनिया के राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर्निर्भर है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। एक राष्ट्र अकेला अलग थलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वो अन्य राष्ट्रों के विकास को भी प्रभावित करता है और खुद दुनिया के अन्य राष्ट्रों के विकास से प्रभावित भी होता है। तो अगर दुनिया की समस्याओं का समाधान करना है, गरीबी का मुकाबला करना है, निवारण करना है, सबकी आर्थिक समृद्धि चाहिए, तो हमें वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाना होगा और साथ ही उदारीकरण यानी निजीकरण की नीतियों को अपनाना होगा, खास तौर से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। यानी अर्थव्यवस्था को मुक्त बनाना होगा। अभी तक राज्य का, लोक प्रशासन का अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, उसको ढीला करना होगा, क्योंकि तभी अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ लोगों का भी विकास होगा। नियोजित अर्थव्यवस्था का परिणाम हमने देख लिया था कि लोगों को कोई खास लाभ नहीं पहुंचा। अमीरी और गरीबी की खाई बरकरार रही। जैसा कि समाजवाद दावा करता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाकर हम इस खाई को पाट देंगे, यानी सबकी आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी। लेकिन सोवियत संघ का पराभव, सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। वहां नौकरशाही के की दुष्प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था विफल हुई। तो अब ये माना जा रहा है कि जो पुरानी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विफलता हमें हासिल हुई, तो अब हम प्रशासन में नए सुधार करके अर्थव्यवस्था को भी समृद्ध बनाएं, राज्य व्यवस्था को भी समृद्ध बनाएं और एक नई प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण करें। तो पूरी दुनिया में ये मुहिम जारी है कि कैसे लोक प्रशासन को, यानी सरकारी प्रशासन को, सरकारी संगठनों को प्रभावी बनाया जाए। इस प्रश्न का समाधान निजीकरण में देखा गया। निजी प्रशासन की विशेषताओं को अपनाने में देखा गया। तो नवीन लोक प्रबंध की धारणा के अंतर्गत ये विचारक ये मानते हैं, इन्होंने ये प्रस्तावित किया कि निजी प्रशासन की जो विशेषताएं हैं, उनको लोक प्रशासन में अपनाया जाना चाहिए। कौन सी विशेषताएं हैं निजी प्रशासन की? तो सबसे पहले ये देखा गया कि प्रतिस्पर्धा ये निजी प्रशासन की खासियत है। हम सब ये देखते हैं कि निजी कंपनियों में काम करने वाले जो कार्मिक हैं, वो एक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में काम करते हैं। यानी उनकी कोशिश रहती है कि वो अन्य कार्मिकों के मुकाबले, हर कार्मिक ये कोशिश करता है कि वो अपना बेहतर, अपना बेस्ट दे सके, ताकि उसका प्रमोशन हो, उसको उच्च पद मिले, उसको कुछ आर्थिक लाभ भी मिले। तो प्रतिस्पर्धा के कारण वो अपनी कुशलता को, कार्य कुशलता को दिनों दिन बढ़ाने पर जोर देते हैं। ये प्रतिस्पर्धा अब तक लोक प्रशासन में नहीं थी। लोक प्रशासन में
सरकारी सेवा में एक बार घुस जाने के बाद कार्मिकों की ये मानसिकता बन जाती थी कि अब उनकी सेवा पक्की हो गई, अब उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। तो वो एक ढर्रे पर काम करते थे और धीमे-धीमे काम करते थे। कोई जुनून नहीं था काम का, कोई जज़्बा नहीं था लोक सेवा का, क्योंकि अच्छा काम करने वालों के लिए कोई बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं थी, बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं था, बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं था। निस्कॉनन और गॉर्डन टुलक जैसे विचारक ये मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी यानी लोक प्रशासन में जो लोग काम करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण ज्यादातर स्वार्थवश काम करते हैं। घुसते तो वो लोक सेवा के नाम पर है, लेकिन वहां पहुंचकर वो उन कार्यों को करने में दिलचस्पी लेते हैं जिससे उनका व्यक्तिगत उत्थान हो। और व्यक्तिगत उत्थान के लिए किससे संपर्क स्थापित करना है, किससे अच्छे संबंध बनाना है, ये उस पर जोर देते थे, जन सेवा का उद्देश्य पीछे छूट जाता। अब ये माना जा रहा है कि लोक प्रशासकों को भी प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। यानी जितने लोक प्रशासन के संगठन हैं, सरकार के जितने विभाग हैं, उनमें कार्यकुशलता को लेकर एक प्रतिस्पर्धा की भावना डेवलप होनी चाहिए कि हम ज्यादा अच्छी सेवा दे सके, हम ज्यादा अच्छी सेवा दे सके। और वातावरण परिवर्तित हो रहा है। आप सब ये जानते हैं कि हमारे देश में भी स्वच्छ शहर की एक प्रतियोगिता होती है। ये प्रतिस्पर्धी प्रशासन का ही एक रूप है कि कौन सा शहर इस वर्ष सबसे ज्यादा स्वच्छ रहा, गंदगी के क्षेत्र में किसका नाम अव्वल रहा। इस तरीके की प्रतिस्पर्धा की भावना के विकास से आम जनता का भला हो रहा है कि उन्हें साफ सुथरा वातावरण मिल रहा है। ऐसी ही प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास अन्य सभी संगठनों में भी होना चाहिए। धीरे धीरे ये बदलाव हो रहा है। आप एजुकेशन सेक्टर को देख सकते हैं। अब जितने सरकार द्वारा संचालित कॉलेजेस या स्कूल्स हैं, उनमें भी प्रतिस्पर्धा की भावना डेवलप की जा रही है। जनता, लोग, बच्चे उस स्कूल की तरफ, उस कॉलेज की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें ज्यादा अच्छी सेवा प्रदान करती है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराती है। ये प्रतिस्पर्धी प्रशासन का ही एक रूप। तो निजी प्रशासन की जो खासियत थी प्रतिस्पर्धा की भावना, उसे लोक प्रशासन में भी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है इस नवीन लोक प्रबंध की धारणा के अंतर्गत। दूसरे, निजी प्रशासन की एक विशेषता ये होती है कि यहाँ पर अगर कार्मिक कुशलता पूर्वक कार्य करता है, तो उसको प्रेरित करने के लिए उसे जल्दी प्रमोशन दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वेतन वृद्धि दी जाती है, ताकि वो और अधिक कुशलता के साथ कार्य करे। लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है? पदोन्नति के कुछ खास नियम है, एक समय सीमा निर्धारित है, और उस समय सीमा को पूरा कर लेने पर, उस क्राइटेरिया को पूरा कर लेने पर हर व्यक्ति का प्रमोशन होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत कुशलता उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती जितनी वरिष्ठता और पदोन्नति के नियम मायने रखते। अब ये कहा जा रहा है कि निजी प्रशासन की तरह लोक प्रशासन में भी कार्मिकों को कुछ प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कुछ आर्थिक लाभ दिया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पुरस्कारों का सिलसिला लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी शुरू हुआ है। आप सभी ये देख रहे हैं कि कैसे स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके पीछे मकसद ये है कि उनको प्रोत्साहन मिले और वो अपना काम और अधिक कुशलता के साथ संपन्न कर सके। तीसरी विशेषता जो निजी प्रशासन में पाई जाती है, वो ये
कि निजी प्रशासन अपने आय के स्रोतों का खुद विकास करता है। एक कंपनी, एक उद्योगपति अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, उद्योग के डेवलपमेंट के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए कहाँ से सोर्सेज जुटाने हैं, कैसे उन्हें उपयोग में लाया जाना है, इसका प्रबंधन वो स्वयं करता है। लेकिन लोक प्रशासन में हम देखते हैं कि सरकारी कार्यों के लिए जो धन का आवंटन होता है वो बजट के माध्यम से होता है और बजट सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा पास किया जाता है। जितना बजट जिस कार्य के लिए मिलेगा उसी मद में उस धन का खर्च किया जाना होता है। यानी लोक प्रशासकों को, लोक संगठनों को वित्तीय संसाधनों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता नहीं रहती। और न केवल ये स्वतंत्रता बाधित होती है, बल्कि जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वो भी प्रक्रिया और नियमों के कारण उस धन के प्रयोग की कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों से परे जाकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्रशासक सरकारी धन को खर्च नहीं कर सकता और न ही वो निजी स्रोतों से कोई धन इकट्ठा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सरकारी धन का बहुत ज्यादा सदुपयोग नहीं हो पाता लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, बल्कि यूं कहें कि दुरुपयोग ज्यादा होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम अक्सर ये सुनते हैं कि अमुक कार्य के लिए धन दिया गया, लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक उसका प्रयोग नहीं हो पाया और फिर उसे वापस करना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से उचित नहीं है। और कई बार हम ये देखते हैं कि सरकारी संगठन घाटे की स्थिति में रहते हैं। कई बार लोक सेवा के नाम पर बहुत ज्यादा धन खर्च कर दिया जाता है, कम से कम रिकॉर्ड तो यही बताते हैं। लेकिन इस धन का सदुपयोग हो सके और सरकार घाटे में ना जा सके, अर्थव्यवस्था पर जोर ना पड़ सके, इसके लिए निजी प्रशासन की तरह लोक प्रशासन को भी धन का मितव्ययिता पूर्वक प्रयोग तो करना ही चाहिए, साथ ही निजी स्रोतों से भी उसको धन अर्जित करना चाहिए, जैसा निजी प्रशासन के द्वारा किया जाता है, ताकि सरकार वित्तीय घाटे से बच सके और लोगों का आर्थिक विकास भी हो सके, देश आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर सके। कई बार हम ये सुनते हैं कि अमुक उद्योग जो सरकार द्वारा संचालित था, अमुक सीमेंट फैक्ट्री जो सरकार द्वारा संचालित थी, घाटे में चली गई, इसलिए उसे निजी हाथों में दे दिया। तो घाटे में क्यों गई? क्योंकि लोक कल्याण के नाम पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन वहां से कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा। सरकार सिर्फ खर्च कर रही है, कोई आमदनी खास तौर पर उसकी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकारी संगठनों को भी इस बात की छूट दी जानी चाहिए कि वो निजी स्रोतों से धन की उगाही कर सके, जैसे निजी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। चौथी बात जो नवीन लोक प्रबंध में जिस पर जोर दिया गया वो ये कि अब तक लोक प्रशासन के द्वारा नियमों के पालन पर जोर दिया जाता रहा है, चाहे लक्ष्य कितनी देर में हासिल हो या ना हासिल हो, नियम का पालन जरूर होना चाहिए। नियमों के बहुत ज्यादा पालन से लाल फीताशाही का डेवलपमेंट होता है, कार्य में विलंब होता है, देरी होती है और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता। तो जैसे निजी प्रशासन जोर देता है लक्ष्य पर कि हमारा ये टारगेट है, इस वर्ष में हमारा लाभ इतना होना चाहिए, वो टारगेट फिक्स करता है निजी प्रशासन और उसके लिए वो नियमों में थोड़ा ढीलापन भी ला देता है, उसकी परवाह नहीं करता। वैसे ही लोक प्रशासन को भी नियमों के बहुत ज्यादा पालन पर जोर के बजाय लक्ष्य पर ज्यादा जोर देना चाहिए। नियमों का पालन होना चाहिए, नियम विहीनता की स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर लक्ष्य को
पीछे छोड़ देता है। हमें आज किसी रिजल्ट की जरूरत है, प्रक्रिया और नियमों के पालन में कई महीने अगर लग गए तो फिर लक्ष्य तो पीछे छूटेगा। और परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल सिंगल विंडो का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही खिड़की ऐसी बनाई जाए जहां से जनता संपर्क करके या निवेशक संपर्क करके या उद्योगपति संपर्क करके अपने कार्यों को संपन्न कर सके। अभी तक क्या होता था, एक काम को लेकर सरकारी दफ्तर में एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी टेबल तक फाइल पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा समय लगता था, तब तक लक्ष्य का समय निकल जाता था। तो इस स्थिति में परिवर्तन पर जोर दिया जा रहा है। पांचवी बात की, जैसे निजी प्रशासन में प्रिवेंशन पर जोर दिया जाता है, समस्याओं के प्रिवेंशन पर, रोकथाम पर जोर दिया जाता है। समस्याओं के जन्म लेने से पहले ही उसका अनुमान लगाकर उसका निवारण कर दिया जाता है, न कि समस्या आने का इंतजार किया जाता है। लोक प्रशासन में हम देखते हैं कि जब कोई घटना घट जाती है, जब कोई आपदा आ जाती है, उसके बाद प्रशासन सक्रिय होता है। तो तब तक तो जनधन की हानि हो जाती है, लेकिन जैसे आपदा प्रबंधन ही है, आपदा आ गई फिर राहत कार्य करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपदा का पूर्वानुमान लगाकर अगर पहले ही प्रबंधन कर लिया जाए तो विनाश से, संकट से बचा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि वायनाड में कैसे भूस्खलन के कारण कितनी ज्यादा जनधन की हानि हुई है। अगर इनका पूर्वानुमान होता स्थानीय लोक प्रशासन के संगठन के द्वारा, तो हो सकता है इतनी जनधन की हानि ना होती, पहले ही लोगों को वहां से हटा दिया जाता। अगर इसका सटीक अनुमान होता कि भूस्खलन हो सकता है और ऐसी स्थिति में कितने लोगों पर असर होगा, उनको कहाँ ले जाया जाए, कैसे उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, इस पर अगर पहले से कार्य किया जाता तो जनधन की हानि से बचा जा सकता। ऐसा ही हर फील्ड में, हर सरकारी विभाग के द्वारा अगर समस्याओं का पूर्वानुमान करके उसके समाधान पर जोर दिया जाए तो लक्ष्य की तरफ वो ज्यादा उन्मुख हो सकता है। अगली विशेषता जो निजी प्रशासन की है, जिस पर आजकल निजी प्रशासन में जोर दिया जा रहा है कि संगठन का लक्ष्य जन सहभागिता पर आधारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे संगठन के द्वारा टीम भावना के आधार पर कार्य करना चाहिए। यही भावना लोक प्रशासन में भी अपनाई जानी चाहिए। लोक प्रशासन तो जनता के लिए काम करता ही है, लोक प्रशासक जन सेवक कहलाते हैं, लेकिन जन सेवा का ये कार्य तब और ज्यादा प्रभावी हो सकता है जब जनता को भी प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया जाए, सहभागी बनाया जाए। परिवर्तन हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है उसमें जनता की राय जानने की कोशिश की जाती है, और जब नीति क्रियान्वित की जाती है जिला स्तर पर, तो उस वक्त भी वहां के लोकल लोगों की सहभागिता, एनजीओज की सहभागिता, गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बदलते हुए पर्यावरण का द्योतक है जो नवीन लोक प्रबंध की धारणा के दायरे में आता है। इसके साथ साथ लोक प्रशासन, पारंपरिक लोक प्रशासन प्रक्रिया पर जोर देता था ज्यादा बजाय परिणाम के। अब कहा जा रहा है कि परिणाम पर ज्यादा जोर दिया जाए, प्रक्रिया के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा जाए, क्योंकि प्रक्रिया को फॉलो करने से अनावश्यक विलंब होता है और सुपरिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती। लास्टली, नवीन लोक प्रबंध के अंतर्गत लोक प्रशासन को बाजार उन्मुख बनाया जा रहा है। यानी जैसे बाजार में लोगों के सामने किसी वस्तु को खरीदने के बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। हम कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियों के मोबाइल हैं, हमारे सामने विकल्प होता है, अपने बजट के अनुसार, अपनी
आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हम कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं। ऐसे ही लोक प्रशासन जो सेवा का काम करता है, वो भी वैकल्पिक सेवाएँ प्रदान करें। यानी विभिन्न संगठन अपनी-अपनी कार्यकुशलता के आधार पर जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत करें कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ, हमारे पास आएँ। जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन के फील्ड में अगर इस विकल्प को देखा जाए, तो जनता के सामने बहुत सारे विकल्प हैं कि वो किस गवर्नमेंट कॉलेज या किस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले, ताकि वो बजट फ्रेंडली भी हो और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उन्नति भी सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रबंध एक तरीके से निजी प्रशासन की विशेषताओं को लोक प्रशासन में अपनाने पर जोर देता है, ताकि अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सके, जनता का वास्तविक कल्याण किया जा सके और अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सके। विकसित अर्थव्यवस्था के दायरे में समूचे राष्ट्र की समृद्धि प्राप्त की जा सके और व्यापक अर्थों में पूरी दुनिया की आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सके, गरीबी का निवारण किया जा सके। लेकिन इस नवीन लोक प्रबंध की धारणा की आलोचना हैब्यू विश्वविद्यालय के मोशे मायर के द्वारा स्पेशली की गई और ये माना गया कि लोक प्रशासन की अपनी खास प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसके कुछ खास मूल्य हैं जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा सकता और उसका सबसे बड़ा मूल्य है, चाहे घाटे में रहकर ही लेकिन जनता की सेवा की जाए। बाजार की तरह वो प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता, निजी उद्योगों की तरह सिर्फ लाभ पर जोर नहीं दे सकता। कहीं न कहीं उसका कमिटमेंट जो लोक कल्याण के प्रति है, वो बना रहेगा। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था के लागू होने के बाद भी निजी